नमस्कार, आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। गौतम बुद्ध नगर से खबर है। गुड वर्क दिखाने के चक्कर में फेज 2 थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बैड वर्क कर दिया है। जी हां, इंस्पेक्टर साहब ने न्यायिक प्रक्रिया का बड़ा उल्लंघन किया है। फेज 2 थाना इलाके के सेक्टर 81 की एक फैक्ट्री में डकैती का मामला था। आरोपियों की जेल में बिना शिनाख्त परेड कराए चेहरे कर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। जी हां, अक्सर आपने देखा होगा जब भी पुलिस किसी आरोपी को पकड़ती है तो उसका चेहरा नकाब से ढका होता है। लेकिन दो मामले आपको हम दिखा रहे हैं, एक थाना फेज 2 नोएडा और एक थाना सेक्टर 58 नोएडा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप अपने दाहिने साइड पर देख रहे होंगे कि वहां पर जो आरोपी खड़े हैं उनके चेहरे पर नकाब है। लेकिन दूसरे थाने की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फोटो सेशन के दौरान की यह तस्वीर है। इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो पुलिस जो है वाहवाही लूट रही है, उसमें आरोपियों के चेहरे ढके नहीं गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार किसको खुश करने के लिए, क्या दिखाने के लिए ये अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। नोएडा का ही मामला है, दो थानों का मामला आपको हम दिखा रहे हैं। एक जिला, दो थाना प्रभारी, एक जैसे मामले, लेकिन अलग अलग कायदे, अलग अलग कानून। क्या एक ही जिले में दो थानों में, क्या वहां के जो थानेदार साहब है वो कानून अलग अलग बनाए बैठे हैं कि आप वहां कोई दूसरा कानून फॉलो करिए और हम यहां दूसरा कानून फॉलो करेंगे। डकैती के मामले में बिना चेहरा ढके वीडियो या फोटो सार्वजनिक नहीं कर सकती है पुलिस। लेकिन जो आपको हम दो वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखिए, एक तरफ जो है आरोपियों के चेहरे पे नकाब है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आरोपियों के चेहरे ढके नहीं है। कई सवाल खड़े होते हैं गौतम बुद्ध नगर पुलिस पर। मीडिया वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद डकैती की धाराओं में मुकदमा तरमीम हुआ था। पहले इसको चोरी दिखाया गया था, जो फैक्ट्री में डकैती हुई थी, पहले पुलिस ने इसको चोरी बताया। उसके बाद जब इसका विरोध हुआ, जब ये मीडिया के संज्ञान में गया, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में गया, तब डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 25 अगस्त को पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। घटना के 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। तो गुडवर्क के चक्कर में पुलिस अक्सर कायदे कानून सारे नियम भूल जाती है। कभी आपने देखा कि जल्दबाजी में किसी आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस फर्जी आरोपी को पकड़कर दिखा देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, तमाम असलहे फर्जी पुलिस दिखा देती है कि देखिए हमने इतने घंटे में, इतनी जल्दी हमने आरोपियों को हमने पकड़ लिया है। तो अक्सर देखा गया है कि गुडवर्क के चक्कर में पुलिस तमाम कानून भूल जाती है। दो तस्वीर अलग अलग आपको हम दिखा रहे हैं। थाना फेज 2, थाना सेक्टर 58 नोएडा। एक ही जिले के दो थानों की तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए कितनी बड़ी भूल यहां पर हुई है। एक ही कमिश्नरी में कितनी बड़ी भूल आपके सामने है। दो विंडो में आपको हम दिखा रहे हैं। थाना सेक्टर 58 की तस्वीर है ये, फेज 2 की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अपराधी खड़े हुए हैं, उनके नकाब से चेहरा ढका हुआ है। दूसरी तरफ बिना चेहरा ढके अपराधी खड़े हुए हैं। तो गुडवर्क दिखाने के चक्कर में फेज 2 थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बैड वर्क किया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार कानून का उल्लंघन करने पर थाना प्रभारी और थाने पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या इस तरह से आरोपियों को, अपराधियों को सार्वजनिक करना ठीक बात है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फेज 2 थाना इलाके के सेक्टर 81 की एक फैक्ट्री में डकैती पड़ी थी। उसके आरोपियों की जेल में बिना शिनाख्त परेड कराए चेहरे को सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कई न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप संवाद पर थाने में खड़े बिना चेहरा ढके आरोपियों के विजुअल भी वायरल हो रहे हैं। सेक्टर 58 में हुई डकैती के आरोपियों की पुलिस ने चेहरा ढककर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सोचिए, जब भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब ने देखा होगा, आप सब ने यह भी देखा होगा कि तमाम मामलों में
जब भी आरोपियों को पुलिस पकड़ती है तो उनके चेहरे ढके होते हैं, लेकिन इस मामले में अलग ही दिखाई पड़ा है। एक ही जिले में दो थाना प्रभारियों की एक ही जैसे मामलों में अलग अलग नजरिए से गौतम बुद्ध नगर से लेकर लखनऊ तक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमारे संवाददाता अकरम खान जुड़ चुका है इस खबर पर। अकरम, एक ही जिले के दो थानों की अलग अलग तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है, तमाम सवाल नोएडा से लेकर राजधानी लखनऊ तक खड़े कर रही है। और तमाम जो सवाल है अकरम, जिस तरह से दो वीडियो आपके सामने है, एक में जो आरोपी है उनके चेहरे ढके हुए हैं और एक में बिना चेहरे ढके तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए अब्दुल, ये बहुत बड़ी चूक है नोएडा पुलिस के केसू थाना प्रभारी और उनकी टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से दो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 31 जुलाई की है, अब से कुछ ही दिन पहले की, जब एक बीजेपी नेता की सेक्टर 58 में घर पे डकैती पड़ी थी और उसका पुलिस ने वर्कआउट किया था। तो बाकायदा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी बदमाशों की जो डकैत थे, डकैती के मुकदमे में ये लोग गिरफ्तार किए गए थे। और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक आप डकैती के मुकदमे के आरोपियों की जब तक जेल में शिनाख्त नहीं हो जाएगी, शिनाख्त परेड नहीं हो जाएगी, उससे पहले आप उनके चेहरे सार्वजनिक नहीं कर सकते। और अगर आप उन्हें पीसी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला रहे हैं तो उनके चेहरे ढके होने चाहिए, जो कि सेक्टर 58 पुलिस ने बाखूबी इस बात को समझा और संवेदनशीलता के तहत उन्होंने पूरे चेहरे ढके हुए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इसके उलट अगर देखा जाए तो केसू थाना पुलिस के जो प्रभारी हैं उन्होंने पूरी तरह से बड़ी चूक कही है, और जिसके तहत उन्होंने जो मीडिया के सामने अपना गुडवर्क दिखाने की जल्दबाजी में जो बैडवर्क कर दिया है, वो पुलिस के लिए एक फजीहत बनती चली जा रही है। नोएडा से लेकर लखनऊ तक इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया के सामने पेश किया गया उसमें आप तस्वीरें देखिए, बिना चेहरा ढके ही सभी आरोपियों को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। बाकायदा उसकी कई सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, पुलिस का गौतम बुद्ध नगर पुलिस का आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप है संवाद, जिसमें तमाम पुलिस के अधिकारी पत्रकार जुड़े हुए हैं, उसमें भी ये वीडियो वायरल कर दी गई और लगातार वायरल है और अभी तक उन्हें डिलीट नहीं किया गया है। इसके साथ ही कई न्यूज चैनल ने भी इन तस्वीरों को चलाया है जो जगह जगह वायरल है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ही कमिश्नरी में दो थाना प्रभारियों की अलग अलग कार्यप्रणाली कैसे आती है। आपको हम ये भी बताते हैं कि जब हमने इस मामले में सरकारी वकील जो कि पुलिस का पक्ष रखते हैं जयप्रकाश भाटी, उनसे बात की तो उनका भी यही कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत डकैती के आरोपियों की जेल में शिनाख्त होती है ताकि जो सही मुजरिम है उसे वादी पहचान सके। इसके लिए पूरी बाकायदे प्रक्रिया है जिसमें जेलर सहित तमाम पुलिस के अधिकारी और एक दिन तय किया जाता है जब पीड़ित को वहां पर पहुंचकर उससे पहचान करनी होती है। लेकिन उससे पहले इस तरीके के फोटो सार्वजनिक कर देना वो बहुत बड़ी चूक है। और हमने जब इसमें और खंगालने की कोशिश की तो 31 जुलाई के नोएडा पुलिस के ट्विटर हैंडल पे आज भी वो तस्वीरें सेक्टर 58 पुलिस के खुलासे की पड़ी हुई है, जिसमें बाकायदा जो चेहरे पर नकाब है वो लगाकर पेश किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कमिश्नरी लगने के बाद जो कमिश्नर है आलोक सिंह, उनके नेतृत्व में कई पुलिस अधिकारी बैठते हैं, जिसके बाद जो चार्ज देने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से अपनाई जाती है और जो काबिल अफसर होता है उसी को ही थाने का चार्ज देने की प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन अब ये समझते पड़े हैं कि ऐसे कोतवाल जो लगातार इतने कमिश्नरी की अच्छी कार्यप्रणाली है उसकी फजीहत करा रहे हैं, तो इनका क्या इलाज होगा। और ये भी बता दें कि अब से पहले भी ये थानेदार कई जगह विवादित रह चुके हैं। बीटा 2 थाने में तैनाती के दौरान भी लगभग इस सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि 6 दरोगाओं से ज्यादा थे जो जिनसे इनकी नाराजगी जग जाहिर थी। कुछ बड़े अधिकारियों के दखल के बाद वो मामला शांत किया गया था और फेज 2 थाने में भी इसी तरीके का विवाद हुआ है और ये एक बड़ी चूक है। और इसी घटना को लेकर एक और बड़ा खुलासा ये है कि जब 20 अगस्त को ये डकैती पड़ी थी तो पुलिस ने डकैती की पूरी धाराओं को खेल करते हुए जो थाना फेज 2 प्रभारी है सुजीत उपाध्याय, उन्होंने इस मामले को चोरी में दर्ज कर दिया और लगातार कहते रहे कि चोरी की घटना है। जबकि किसी कंपनी में या किसी जगह पर अगर 8 लोग इकट्ठा होकर बाकायदा तसल्ली बख्श तरीके से वहां पर गाड़ी लगाते हैं और जो लाखों का सामान है, कैश है, उसे भर के और गार्ड को बंधक बना के ले जाते हैं, तो ये उनकी नजर में चोरी की घटना थी जिसे उन्होंने चोरी में दर्ज किया। हालांकि बाद में मीडिया में संज्ञान में आने के बाद और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इस मामले को डकैती की धाराओं में तरमीम किया गया था, जिसके बाद ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, 4 अब भी फरार हैं। तो इनकी तस्वीरें एक तरह से सार्वजनिक कर देना एक बड़ी भूल है और जो काफी फजीहत करा रही है कई सोशल मीडिया पर भी।
तो अब ये देखना भी होगा जो पुलिस नेतृत्व है, जो कमिश्नर ही है नोएडा का या उच्च अधिकारी हैं, वो इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। और हमने इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का भी पक्ष जानना चाहा था। जो सेंट्रल डीसीपी हैं हरीशचंद्र जी, उनका भी पक्ष जानना चाहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। ना ही कोई हमारे जो संपर्क साधा गया था उसका जवाब दिया था। तो ये एक बड़ी चूक नोएडा पुलिस के लिए कही जा सकती है, जिस तरह से दो तस्वीरें सामने आई हैं, और वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती हैं फेज 2 थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर। अब्दुल अकरम, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि पहले थाना प्रभारी ने जो डकैती हुई थी उसको चोरी बताया, एक तो ये गलती, दूसरी ये कि जब अपराधियों को पकड़ा गया तो उनके चेहरे को ढकाने गया। दूसरा सवाल अकरम ये कि एक ही कमिश्नरी में दो थानों की अलग अलग जो तस्वीर सामने आई है, तो क्या इन दो थानों में कानून अलग अलग है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो लोगों को चार्ज दिया जाता है वो पूरा जैसा मैंने बताया कमिश्नर के नेतृत्व में ही पूरा चार्ज दिया जाता है। जो काबिल लोग हैं उन्हें थाने की कमान सौंपी जाती है। लेकिन जिस तरह से दो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं बताती हैं कि 58 की पुलिस जो थी उसने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना जो कार्यप्रणाली थी उसको किया, बेहद संवेदनशीलता के साथ खुलासा जो किया था उसका भी ध्यान रखा और तय समय पे खुलासा भी कर दिया। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है वो लगातार बता रही है कि कोतवाली प्रभारी और उनकी टीम को कहीं ना कहीं कानून की जो धारा है या जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका अभाव है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि अब एक फजीयत का सबब बनी हुई है। और कई लोग दबी जुबान से पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ी चूक है पुलिस के लिए, नोएडा फेज 2 पुलिस के लिए, जिसको कहीं ना कहीं अब अधिकारियों को संज्ञान में लेने की जरूरत है ताकि आगे ऐसी कोई फजीयत नहीं हो सके। ठीक है अकरम, आपको धन्यवाद। इस पूरे मामले में जो सरकारी अधिवक्ता है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। नहीं, पुलिस कोई शनाख्त प्रक्रिया जो थाने पर नहीं अपनाई जा सकती। माननीय न्यायालय के आदेश से जो है वो अपने प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें डीएम के थ्रू एप्लीकेशन और एसडीएम नियुक्त किया जाता है, मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है, जेलर नियुक्त होता है। वो लोग सारे एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी की डेट निश्चित होती है, डेट निश्चित होने के बाद में जेल में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि 3 लोगों की शनाख्त होती है तो कम से कम 9 लोग खड़े किए जाते हैं, जो सेम हुलिया होगा उनका, सेम कद काठी के होंगे वो। यदि किसी को तिल है तो सारे 9 के 9 लोगों को तिल लगाया जाएगा, उनके सेम बिल्कुल जो एक रूप में वो दिखाई दें। उनमें से फिर जो पीड़ित है वो उनकी शनाख्त करेगी कौन 3 लोग थे वो जो, और इसकी एक कमेटी जो रिपोर्ट माननीय न्यायालय को सुपर्द की जाती है। तो क्या थाने से भी शनाख्त परेड हो सकती है? नहीं, थाने से कोई शनाख्त परेड नहीं हो सकती। ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने अपनाई है तो वो नहीं अपनाई जा सकती। आरोपियों के चेहरे क्या थाने से दिखाई जा सकते हैं मीडिया के सामने? उनको ढक के ही जो है कभी फोटोग्राफी करनी भी होती है तो उनकी जो पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाती है। इसके पीछे मकसद क्या होता है कोर्ट का? कोर्ट के सही लोग को, जो जिसने डकैती, जो मुलजिम है, सही को सामने लाने की प्रक्रिया है। ये जो कभी बेकसूर को भी लोग आ जाते हैं तो उनको कैसे आप पनिश कर सकेंगे? कोर्ट जो है, जो मुलजिम नहीं है वो अपनी मानहानि का दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, माननीय उच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटा सकता है, और सरल प्रक्रिया जो है माननीय कमिश्नरेट या कमिश्नर साहब को अपनी एक एप्लीकेशन देके वो बता सकता है इस बात को। जो है, आपका क्या नाम है? छबील धूमिल हुई है वो उसको हर्जाना वो ले सकता है। आपका क्या नाम है और कौन सी कोर्ट में? जीपी भाटी, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो, कोर्ट नंबर गौतम बुद्ध नगर। और इस खबर पर हमारे साथ सपा नेता विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है यूसी न्यूज पर। विवेक जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको आ रही है? जी विवेक जी, जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर के मामले सामने आए, 2 मामले हैं। एक में पुलिस ने जो अपराधियों को पकड़ा है उसमें अपराधियों के चेहरे ढके नहीं है, और दूसरे थाने की तस्वीर सामने आई उसमें अपराधियों के चेहरे ढके हुए हैं। तो इन 2 थानों के अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस से ये भूल हुई कि अपराधियों के किस तरह से उनको सार्वजनिक कर दिया गया। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आपने एक विधिक विषय को आज उठाया है। कानून की भाषा में इसे शिनाख्त परेड, मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP कहा जाता है, और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9
और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 54A में इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। बहुत जरूरी है कि सोचने वाली बात की शिनाख्त पर जनरली जेल में होती है और मुलजिम जब अरेस्ट होकर के कोर्ट में पेश होता है तो कोर्ट उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। तो फिर विक्टिम पार्टी का लॉयर कहता है कि इनकी पहचान कराई जाए। अगर पहचान हो जाती है तो इसका मतलब आरोपी सही है, नहीं पहचान पाए तो फायदा आरोपियों को मिल जाता है। इसमें इससे रिलेटेड कई केस स्टडीज है, जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी नो वन किल्ड जेसिका, जिसमें जेसिका का दोस्त आरोपी को पहचानने से कोर्ट में इनकार करता है और जबकि उसने पहले ही आरोपी को साफ साफ पहचान लिया था। तो इसकी पूरी प्रक्रिया ही असल में टीआईपी है। पुलिस शिनाख्त परेड कराती है, बाद में कोर्ट में भी शिनाख्त की जाती है। और इसी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, शिनाख्त परेड कोई ठोस सबूत नहीं होता जिस पर आरोप है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर उसकी पहचान कर ली गई लेकिन उसकी मोबाइल लोकेशन कहीं और की है या कोई और सा सबूत कहीं और का था, ऐसे में शिनाख्त परेड को सही सबूत नहीं जा सकता। लेकिन इस तरीके से कानून के प्रावधानों का उल्लंघन दरोगा स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जो थाने स्तर के अधिकारी होते हैं, ये केवल और केवल गुड बुक में आने के लिए या वाहवाही लूटने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, आत्ममुग्धता से प्रेरित वो लोग हैं जो कि कानून के नियमों को ही दरकिनार करके मनमाने तरीके से थानों को संचालित कर रहे हैं। और जिस थाने की आप बात कर रहे हैं, ये थाना तो पहले भी विवादास्पद रहा है, इसके ऊपर तो पहले भी आरोप लगते आए हैं। ये बहुत गंभीर प्रकरण है कि कमिश्नरी सिस्टम के अंदर एक ऐसा थाना जिसपे लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, उसके बाद भी वहां पे कमिश्नर मौन है। तो ये तो सोचने वाली बात है कि भाई ये नीचे की साठगांठ ऊपर तक है या ऊपरी साठगांठ का संरक्षण नीचे तक है। ये तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप कानून के बेसिक नियमों को, आईपीसी सीआरपीसी के बेसिक नियमों को दरकिनार करके मनमाने तरीके से किसी की पहचान को उजागर करते हैं। और कल को अगर वो अभियुक्त ना पाया गया, कल को दोषी ना हुआ, कल को वो दोष मुक्त साबित हुआ, तो उसकी जो सामाजिक छवि खराब होती है, जो उसकी मानसिक क्षति होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसे कई सवाल हैं जो कि यूपी पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह करते हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अधिवक्ता भी हूँ, तो मेरे ही संज्ञान में आज सुबह एक प्रकरण आया जिसमें कि सकरोही के चौकी इंचार्ज हमारे लखनऊ के, वो वादी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मेरी पसंद का जो अधिवक्ता हम देंगे उसी अधिवक्ता को आपको केस में अपने नियुक्त करना है। तो इस तरीके से अगर थाने के स्तर पे मूल नियमों को दरकिनार करके जातिगत भावना से, जातिवादी मानसिकता से, संकीर्ण मानसिकता से, दमनकारी मानसिकता से, सामंतवादी मानसिकता से अगर इस प्रकार से थाने संचालित होने लगेंगे तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय की परिकल्पना तो इस सरकार में आप छोड़ ही दीजिए। आम आदमी किससे मांगने जाएगा न्याय? आप थाने जाइए, देखिए एफआईआर जल्दी दर्ज नहीं होती है, कुछ अधिकारी विशेष अगर नहीं होते संवेदनशील तो मुझे लगता है ये व्यवस्था तो अभी तक ठप हो गई होती, बैठ गई होती। विवेक जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से जो अपराधियों के चेहरे सार्वजनिक किए गए हैं, तो इससे आपने कहा कि जो अपराधी हैं उनकी छवि धूमिल हो सकती है, तो क्या कि इस पूरे मामले में मैंने ये कहा कि जब तक वो दोष पूरी तरीके से कन्विक्टेड नहीं होता, जब तक अदालत उसको दोषी नहीं मानती, पूरी तरीके से जब तक दोषी अगर नहीं माने जाते हैं वो लोग, तो क्या इस पूरे मामले में जिनकी जो चेहरे सार्वजनिक किए गए हैं, तो क्या वो लोग भी पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर वो कन्विक्टेड नहीं होते, कल वो दोष मुक्त होते हैं, तो बिल्कुल वो मानहानि का दावा कर सकते हैं। आईपीसी के प्रावधानों में इसमें 599 और 499 और सेक्शन 500 आप पढ़िए, उसमें बाकायदा दिया है मानहानि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक सभ्यता को, सामाजिक उसकी इमेज को क्षति पहुंचाने के बाद। असल में देखिए क्या हमारे देश में सबसे बड़ा समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश के लोग अपने मूलभूत अधिकारों को ही नहीं जानते। हमारे देश में लोग पुलिस से डरते हैं, हमारे देश में लोग पुलिस के जो एक दमनकारी जो नीतियां हैं उसको चुनौती नहीं देना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता आया हूं कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ एक संवैधानिक व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन और बरकरार रखे रहने के लिए समाज के अंदर। आप पुलिस को आप उस अंग्रेज की नजर से मत देखिए कि वो आएगा सीधे आपको अपने तरीके से, मनमाने तरीके से चाबुक मार करके, हंटर मार करके अपने तरीके से काम करा लेके जाएगा। कोर्टें बैठी है, न्यायालय इसलिए बैठा है, और न्यायालय कभी भी ऐसी अनैतिक प्रक्रियाओं को संरक्षण नहीं देता है। और थाना फेज 2 जो आप नोएडा की बात कर रहे हैं, उसपे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। मुझे लगता है वहां के डीसीपी को संज्ञान लेते हुए पहले तो इसकी जांच करानी चाहिए थी। और अगर ऐसे प्रकरणों में उच्च अधिकारी जांच नहीं करते हैं तो मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि इसका अर्थ होता है सीधे सीधे कि नीचे से लेकर ऊपर तक मिली भगत होती है, साठ गांठ का व्यापार चलता है, वसूली का अवैध वसूली का जो कारोबार चलता है उसमें सभी की हिस्सेदारी वहां पे होती है। वरना इतने गंभीर प्रकरण की महाराष्ट्र में तो 100 करोड़ की वसूली का प्रकरण सामने आया, तो बताइए गृह मंत्री तक का इस्तीफा हो गया, प्रमुख सचिव का इस्तीफा हो गया, कमिश्नर को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन इस पूरे मामले में विवेक जी, जो डीजीसी है गौतम बुद्ध नगर जयप्रकाश भाटी, उन्होंने भी कानून मामले में सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो है डकैती के आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल में होती है।
हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि ये आईपीसी सीआरपीसी के प्रावधान है, इनको आप चुनौती नहीं दे सकते। और अगर आप इनको चुनौती दे रहे हैं या आप इनके नियमों को दरकिनार कर रहे हैं तो डीसीपी या जो ऊपरी अधिकारी बैठे हैं वो खामोश क्यों है? इसका मतलब कि वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, या इसका मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ एसी केबिनों में बैठ करके आराम से अपने पसंदीदा व्यंजनों का मजा ले रहे हैं और जो वसूली आ रही है उसके हिस्सेदार है। अगर अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो निचले स्तर का अधिकारी तो वैसे भी भ्रष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार तो देखिए, जिस थाने की बात हो रही है उस थाने पे तो आरोप लगाए हैं बाकायदा विजेंद्र यादव जी ने। वो प्रकरण उस डिबेट में मैं भी बैठा था, तो उस थाने पे तो बाकायदा आरोप लगे हैं। क्यों नहीं आज तक जांच की गई उसकी? इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि ऊपरी स्तर तक भ्रष्टाचार का हिस्सा बढ़ रहा है। ठीक है। और यूपी पुलिस, देखिए यूपी पुलिस के ऊपर मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस प्रश्न और संदेहों के घेरे में तब आती है जब आप कानूनी नियमों को भी दरकिनार करके अपने आप को ही स्वयं भगवान, स्वयं नेता, स्वयं नेतृत्वकर्ता मान करके स्वयं ही अपने आप को वहां का आप मालिक समझ बैठते हैं। और थाने स्तर पे तो मैं आपको बता दूं बेस सिस्टम आ गया, लेकिन थाने स्तर पे भ्रष्टाचार आज तक समाप्त नहीं हो पाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल देखिए डीजीपी यूपी, क्योंकि डीजीपी यूपी तो एक ऐसा पता है जो मुझे लगता है कि रिमोट से संचालित जैसे लगता है, तो वो तो मौन रहते हैं। उनका तो कभी किसी विषय पे आप देखेंगे कि कोई शब्द उनके या कोई प्रतिक्रिया मिलती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों की विवेचना बहुत जरूरी है। पुलिस प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है। ठीक है विवेक जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। गौतम बुद्ध नगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुणवत्ता दिखाने के चक्कर में थाना फेज 2 थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बैड वर्क कर डाला है। धीरे आपको हम दिखा रहे, इससे पहले भी जब डकैती हुई थी तो डकैती को चोरी बताया गया था, लेकिन जब दबाव पड़ा तो उसके बाद जो है डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन एक ही कमिश्नरी में दो थानों की अलग अलग तस्वीर कई सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह से थाना प्रभारी ने कानून की धाराओं का उल्लंघन किया है, तमाम नियमों का उल्लंघन किया है। आखिरकार इन ऐसे थाना प्रभारियों पर कब कार्रवाई होगी और कब तक जो बड़े अधिकारी है वो ऐसे ही मौन बैठे रहेंगे? तो फेज 2 थाना इलाके के सेक्टर 81 की एक फैक्ट्री पर डकैती की आरोपियों की जेल में बिना शिनाख्त परेड करा ही चेहरे उनके सार्वजनिक कर दिए गए हैं। और कई न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप संवाद पर थाने में खड़े बिना चेहरे के ढके आरोपियों के विजुअल भी सामने आए। वो विजुअल भी आपको हम दिखा रहे हैं, एक थाना फेज 2 और दूसरा सेक्टर 58। सेक्टर 58 में हुई डकैती की आरोपियों की पुलिस ने चेहरा ढककर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फेज 2 में डकैती के आरोपियों के बिना चेहरे ढके विजुअल सार्वजनिक किए गए। तो एक ही जिले में दो थाना प्रभारियों की एक ही जैसे मामले में अलग अलग नजरिए ने गौतम बुद्ध नगर से लेकर लखनऊ तक सवाल खड़े किए हैं। डीजीसी गौतम बुद्ध नगर जयप्रकाश भाटी के मुताबिक डकैती के आरोपियों की न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल में उनकी शिनाख्त परेड होती है। डकैती के मामले में आरोपियों का थाने में बिना चेहरा ढके वीडियो या फोटो सार्वजनिक नहीं कर सकती है पुलिस। तो कमिश्नरी की बेहतर व्यवस्था और कुशल पर्यवेक्षण पर सवाल खड़ा कर रही है फेज 2 थाना पुलिस की बड़ी भूल सामने आई है। बता दें कि 20 अगस्त की रात फैक्ट्री में डकैती पड़ी थी और डकैती को धाराओं में खेलकर पहले पुलिस ने चोरी में मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद जब ये मामला मीडिया में गया तो उसके बाद दबाव पड़ने के बाद चोरी की धाराओं को डकैती की धाराओं में बदला गया।